बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट में हम देख रहे थे प्लानिंग को, और प्लानिंग से पीछे थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो उसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, प्लानिंग को थोड़ा सा आज डिटेल में देखते हैं कि क्या ये प्लानिंग जो है जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड होती है तो क्या ये प्रोक्योरमेंट का काम है? तो ऐसा नहीं है। प्रोक्योरमेंट का काम इतना आसान और शॉर्ट होता है कि उनका काम स्टार्ट होता है जब रिक्विजिशन उनके पास आती है, कोई डिमांड लेटर उनके पास आता है डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को मार्केट में से देखना है, रेट चेक करना है, उठाना है, भिजवा देना है और उसको पे कर देना है। सिंपल सा काम। लेकिन इस सिंपल काम करने के लिए प्रोक्योरमेंट के साथ कुछ और लोगों की वर्किंग भी चल रही होती है, कुछ और लोगों की स्ट्रगल प्रोसेस में होती है, प्लानिंग प्रोसेस में होती है। तो हम अपने टॉपिक को प्लानिंग से तक महदूद करते हुए देखते हैं कि प्लानिंग जब की जाती है किसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड के बाद, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। देखें, जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो नंबर वन तो उसी जगह प्लानिंग की जाएगी, यानी वो बंदा जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की और उसका डिपार्टमेंट जो है वो प्लानिंग करेगा। नंबर दो, बजट, अकाउंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तीनों एक भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। तो बजट डिपार्टमेंट प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा। नंबर तीन, स्टोर या वेयर हाउस जो है वो उस प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा। और नंबर चार, फाइनली जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जिसने उसको प्रोक्योर करना है प्रोडक्ट को, वो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा। तो किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए सिर्फ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसकी प्लानिंग करे, बल्कि उसके पीछे एंड यूज़र या उसका पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर किसी बंदे को कुछ ज़रूरत है तो उसका HOD उसके साथ इन्वॉल्व होगा कि भाई अगर ज़रूरत है तो इसके लिए प्रपोज़ल बनाई जाए, इसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाए, इसका कोई ऑब्जेक्टिव ढूंढा जाए जिससे ये अप्रूव हो जाए, और कितने टाइम में लेनी है इस तरह की कोई प्लानिंग की जाए, और कितने अल्टरनेट अवेलेबल है, हमने इसी मॉडल के ऊपर क्यों जाना है, क्या हम कोई बेहतर सोर्स इसमें देख सकते हैं, अल्टरनेट सोर्स देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्लानिंग एंड यूज़र और उसके डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगी। एक तो इस तरह की प्लानिंग वहाँ हो रही होगी। नंबर दो, दूसरी प्लानिंग शुरू हो जाती है बजट डिपार्टमेंट में या अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब इसका बजट क्या ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अवेलेबल है, या हमने न्यू बजट असाइन करवाना है, या किसी और बजट को रिप्लेस करना है इसके साथ, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बजट के अलावा जो चीज़ बजट डिपार्टमेंट या अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा होता है वो होता है कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट है या जो नीड आइडेंटिफाई की है एंड यूज़र ने, तो क्या ये कैपिटल गुड्स हैं, क्या ये कंज्यूमेबल गुड्स हैं। क्योंकि बजट या अकाउंट डिपार्टमेंट्स उसने इसको आगे काउंट फॉर करना होता है, उसने इसको किसी हेड में डालना होता है। अगर कैपिटल एसेट होगा तो उसके लिए सेपरेट उनका तरीक़ाकार होगा, अगर वो कंज्यूमेबल है तो उसके लिए सेपरेट होगा। तो इसके लिए भी फिर उनको देखना पड़ता है जब भी बजट डिसाइड होगा तो क्या ये बजट कैपिटल एसेट के लिए यूज़ हो रहा है या कंज्यूमेबल के लिए यूज़ हो रहा है। ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा है जो बजट डिपार्टमेंट या अकाउंट फाइनेंस वाले कंसिडर करेंगे। और ये उस जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड की प्रपोजल होगी उसके ऊपर जो प्लानिंग लेटर जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके ऊपर वो बजट डिपार्टमेंट मेंशन करेगा कि ये कैपिटल एसेट है या कंज्यूमेबल है। अच्छा जी, यहाँ से जब बजट अप्रूव हो जाता है तो ये प्लानिंग लेटर या प्रपोजल जो होगी एंड यूज़र की, उसके बाद ये आ जाती है स्टोर में या वेयर हाउस में। अब स्टोर वालों को भी इसके ऊपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वो भी देखेंगे कि क्या ये जो आइटम डिमांड की जा रही है क्या ये इन्वेंट्री की आइटम है। तो स्टोर में दो टाइप की चीज़ें होती हैं अवेलेबल। एक तो केस टू केस, मतलब ऑन डिमांड
चीज़ें प्रोक्योर करवाई जाती हैं स्टोर वालों ने, और दूसरी ऐसी चीज़ होती हैं जो स्टोर की इन्वेंट्री में शामिल होती हैं। तो अब ये डिसीजन लेना कि क्या ये इन्वेंट्री की आइटम है या ये वन टाइम प्रोक्योरमेंट है, तो ये फिर स्टोर वाले देखेंगे। अब वन टाइम और इन्वेंट्री से मुराद ये है कि अगर तो वो कोई इंडिपेंडेंट आइटम है, यानी एक अपना एक ही आइटम अपना पूरा पर्पस पूरा कर रही है, जैसे लैपटॉप की एग्जांपल है, कोई मोबाइल किसी को चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, इस तरह की ये आइटम इंडिपेंडेंट आइटम होती हैं, ये इन्वेंट्री की आइटम नहीं है। अब अगर कंपनी ने किसी को गाड़ी देनी है तो वो स्टोर वालों से ये नहीं कहेगी कि आप स्टोर से एक गाड़ी इशू कर दें इसके लिए, क्योंकि स्टोर में तो गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन स्टोर में कुछ इन्वेंट्री आइटम पड़ी होती हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स पड़े हो सकते हैं, रॉ मटेरियल पड़ा हो सकता है, जो जनरल आइटम होती हैं कंज्यूमेबल जिनकी मंथली इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है वो पड़ी होती हैं, जिसमें प्रिंटिंग और स्टेशनरी हो सकती है, टॉयलेटरीज हो सकती हैं, फूड आइटम हो सकती हैं। तो अब ये सारी इन्वेंट्री की आइटम है, और स्टोर वालों को पता होता है कि मंथली हमारी इतनी कंजम्पशन है इस चीज़ की, तो हमने इसका इतना स्टॉक जो है मेंटेन करना है, और वो मंथली डिमांड उसकी प्रोक्योरमेंट को भिजवाते रहते हैं। अच्छा, अब जैसे ही उनको कोई न्यू जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड आएगी कि जी ये आइटम पहली दफ़ा आई है, इससे पहले नहीं परचेज हुई, या ये फलां बंदे की एक न्यू रिक्वायरमेंट है, तो अब देखा जाएगा कि क्या इसको ये जो आइटम है ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा मार्कर जो है वो डिमांड करता है कि जी मुझे हाईलाइटिंग के लिए इस कलर का हाइलाइटर चाहिए और फिर मुझे रेगुलर चाहिए, तो इसका मतलब कि स्टोर को उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। स्टोर वन टाइम तो खरीदेगा ही, लेकिन फिर अगर उसकी लाइफ 15-20 दिन है, 1 माह है, तो 1 माह के बाद वो फिर कहेगा कि जी मुझे इस कलर का जो लाइटर मैंने पिछले माह मंगवाया था मुझे और चाहिए। तो अब ये स्टोर फिर डिसाइड करेगा, ये स्टोर की प्लानिंग है अब कि ये जो आइटम डिमांड की जा रही है ये इन्वेंट्री की आइटम है या ये वन टाइम प्रोक्योरमेंट है। अगर वन टाइम होगी तो वो प्रोक्योरमेंट को चली जाएगी उसकी रिक्वेजिशन के जी इसको प्रोक्योर कर दें, और अगर वो इन्वेंट्री की आइटम होगी तो फिर वो एंड यूज़र से फिर उसके लिए डिस्कशन होगी, मीटिंग्स होंगी कि जी आपको मंथली कितने पीस इसके ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम नेक्स्ट मंथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको देख सकें और इन्वेंट्री में इसका स्टॉक रख सकें, तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप ले लें। तो इस तरह की फिर प्लानिंग करके तो उसको, अगर वो इन्वेंट्री की आइटम है तो फिर इन्वेंट्री में उसका कुछ स्टॉक मेंटेन कर लिया जाएगा कि जी हम 3 पीस इसके रखेंगे, एक अभी इशू कर देंगे, एक नेक्स्ट मंथ रखेंगे इशू करेंगे, और तीसरा जो है इमरजेंसी के लिए पड़ा रहेगा, और नेक्स्ट मंथ फिर 1 या 2 पीस आएंगे तो वो पिछले 2 में प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए एक प्लानिंग एंड यूज़र के ऊपर होगी कि जी इस आइटम का टाइम कितना होगा, इसका बजट कहाँ से हमने निकालना है। बजट डिपार्टमेंट में भी प्लानिंग होगी कि क्या ये कैपिटल एसेट है कि रूटीन की कंज्यूमेबल आइटम है, और फिर स्टोर में भी इसकी प्लानिंग होगी जो भी आइटम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड में आई है कि जी ये इन्वेंट्री है या वन टाइम प्रोक्योरमेंट है। तो अब जब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये वन टाइम है या इन्वेंट्री की आइटम है, तो उसके बाद जो भी सूरत हाल है फिर वो प्रोक्योरमेंट में उसकी रिक्वेजिशन जाएगी कि जी ये आइटम है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, तो ये हमें आप प्रोक्योर कर दें। अब जब प्रोक्योरमेंट में रिक्वेजिशन आती है तो यहाँ पर भी एक प्लानिंग उसके ऊपर होती है। अब प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग क्या है कि प्रोक्योरमेंट के पास भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको ज़रूरत होती है कि वो देखे कि क्या ये आइटम हमने रेडी अवेलेबल मार्केट से प्रोक्योर करनी है, क्या हमने इसको स्पेशली किसी से इसको फैब्रिकेट करवाना है, बनवाना है, या इसको मतलब किसी से मतलब
कॉन्ट्रैक्ट करके या डिज़ाइन दे के इसको बनवाना है, या हम इसको कहीं से कुछ आउटसोर्स कर लें कि जी आप हमें इस तरह की आइटम दे दें और जितनी देर हमारी ज़रूरत है वो पूरी करती रहे, या हमने इन हाउस इसको बनवाना है कि हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज़ है तो हमें क्या ज़रूरत है कि इसके लिए बाज़ार जाएं और इसको प्रोक्योर करें, तो हम क्यों ना अपने इन हाउस जो लोग अवेलेबल हैं उन्हीं से बनवा लें और जब भी ज़रूरत हो वहाँ से बनवाते रहें। तो इस तरह के 3, 4, 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर प्रोक्योरमेंट वालों को प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो आइटम डिमांड की गई है, मतलब ये नहीं होता कि रिक्विजिशन देखी और प्रोक्योरमेंट वाले दौड़ लगा दें मार्केट में कि जी डिमांड आ गई है तो चलो ढूंढो सप्लायर कौन है और ख़रीदो और उनसे, बल्कि वो देखेंगे कि इस आइटम के लिए क्या बेस्ट वे है, हम किस तरह से कॉस्ट सेविंग के ऊपर जा सकते हैं, लोअर कॉस्ट के ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कलर प्रिंटर चाहिए और बहुत सारी कंपनियां जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो कहते हैं जी आप हमारा प्रिंटर रख लें, जितने पेपर निकलेंगे हम पर पेज आपसे चार्ज कर लेंगे और आपको चीपर पड़ेगा, आपकी मेंटेनेंस फ्री होगी, हम जब भी ज़रूरत होगी आके सर्विस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी हल कर देंगे, तो मंथली आपसे ये फ्यू थाउजेंड चार्ज करेंगे। तो बजाय आप कुछ लाख रुपया उसके ऊपर कोई बड़े प्रिंटर पे, कलर प्रिंटर या कुछ स्पेशलाइज्ड प्रिंटर जो होते हैं, तो आप उसके ऊपर कोई बड़ी अमाउंट खर्च करें तो आप इसको इस तरह से आप सर्विसेज ले लें या आउटसोर्स कर लें, तो हम आपको, तो अब ये अच्छी सजेशन है, प्रोक्योरमेंट हेड इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है मैनेजमेंट को कि जी इस तरह से अगर हमें 8-10 डिपार्टमेंट में एक एक इस तरह का स्पेशलाइज प्रिंटर देना है तो क्यों ना हम इस तरह की सर्विसेज को आउटसोर्स कर लें। या एक कंपनी है उसमें ऑलरेडी कोई 20-25 गाड़ियां चल रही हैं, 8-10 चल रही हैं और उनके पास 1-2 मैकेनिक भी है जो छोटे मोटे काम कर देते हैं, लेकिन बड़ी मेंटेनेंस के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। तो अब प्रोक्योरमेंट सोच सकती है कि जी क्यों ना हम इन्हीं को कुछ एडवांस इक्विपमेंट दे दें या कुछ वो जो नेसेसरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इसकी मेंटेनेंस के लिए वो ले दें, तो हम इन हाउस इसकी जो मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह वो फुलफिल कर लें, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है किसी गैराज वालों के पास। ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं। मैं कंपनी में था तो वहाँ पे जो बसें इंपोर्ट होके आती थी उनके जो रेडिएटर थे वो स्पेसिफिक होते थे, वो या तो इंपोर्ट होते थे या फिर हम उसको लोकल मार्केट में जो रेडिएटर का मैन्युफैक्चरर है उसको दिखाते थे कि भाई हमें सिर्फ इस स्पेसिफिकेशन का रेडिएटर चाहिए, मतलब हमें वो नहीं चाहिए जो आप बना रहे हैं, तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन है, आप इसको मैच कर सकते हो तो बताओ। तो हमारी इंपोर्ट से जान छूट जाती थी और बड़ी वो जो ह्यूज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी सारी कम हो जाती थी और लोकली वो चीज़ फैब्रिकेट होकर बेहतरीन रिजल्ट देती थी। तो ये भी प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग में आता है कि आपने क्या वो जो प्रोडक्ट है अगर वो इम्पोर्टेड है तो आपने सीधा दौड़ लगानी है कि जी इसको इंपोर्ट करो और जिस प्राइस पे भी आती है करो कि कोई कंपनी की ज़रूरत है, तो ऐसी बात नहीं है। आप उसको लोकल मार्केट में चेक कर सकते हैं कि अगर लोकल मार्केट से वो फैब्रिकेट होती है और उस पर कॉस्ट कम आती है तो ये बेस्ट वे है कॉस्ट सेविंग का और अपनी परफॉर्मेंस देने का, तो ये भी प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग में आता है। तो इस तरह से जब भी कोई नीड राइज होती है, यानी फर्स्ट जो डिमांड पैदा होती है किसी बंदे को, तो उसके ऊपर फिर प्लानिंग जो है वो 4-5 डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं, कम से कम 4 तो आप इसमें लाजमी समझें कि एंड यूज़र का डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा है अपने हिसाब से, बजट अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कर रहा है और स्टोर वेयर हाउस वाले भी उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं और प्रोक्योरमेंट वाले भी उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है कि आपने किस तरह से कोई चीज़ जब नीड जो आइडेंटिफाई होती हैं तो वो किस तरह से फिर आगे चलती हैं। सिंपली रिक्विजिशन आए और उसके ऊपर आप मार्केट से कोटेशन लेके, तो ये प्रोसेस तो सिंपल सा है कि जी हमने प्रोक्योर करना है, लेकिन इस सिंपल प्रोसेस को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा होता है।
जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो लोग जो ग्रो करते हैं, जो आगे बड़ी सीटों के ऊपर जाते हैं, प्रोक्योरमेंट हेड, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, तो वो इसीलिए जाते हैं कि उनके पास सारा नॉलेज होता है, उनके पास सारा स्कोप होता है कि प्रोडक्ट किस तरह से ट्रैवल कर लिया, नीड किस तरह से आगे आ रही है और जा रही है। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।